ये यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, वेतन और कमीशन आदि इसके बारे में लिखेंगे। और इनके अलग-अलग अधिकार क्या हैं, क्या-क्या कौन से साझेदार करेंगे, क्या-क्या इनका दायित्व होगा, उत्तरदायित्व, ये सारी चीज़ें इन लोग लिख कर चलते हैं ना। अगर एक से अधिक साझेदार क्या हो जाए, दिवालिया हो जाए, दिवालियापन जानते हैं ना? जहाँ पे इनके पास मतलब फूटी-कौड़ी नहीं रहती है, एक तरह से ऐसा समझ लो कि इनके पास एक भी पैसा नहीं रहता अपने खुद के पास। तो ऐसे कंडीशन में पार्टनरशिप फर्म को क्या इसका हानि जो होगा उसको कैसे तरह से उसको क्या करेंगे, खत्म करेंगे। मतलब उस पार्टनरशिप का जो ये लॉस होगा, कैसे इसको हम उभरेंगे इससे। और उसके बाद यहाँ पे फर्म के विघटन, विघटन मतलब फर्म जो समाप्त होने के बारे में, किस प्रकार से फर्म का यहाँ पे एक तरह से खाता बंद होगा उसके बारे में भी बताया जाएगा। और हम बात करें यहाँ पे साझेदारों के बीच में होने वाली आपसी विवाद, ये तो मैंने बताया था कि अगर आपस में क्या हो जा रहा है, कोई मनमुटाव हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, तो उसको भी कैसे निपटाया जाएगा। और ये वाला तो हम एक-एक चैप्टर पढ़ेंगे, साझेदार के प्रवेश, सेवानिवृत्ति यानी कि जिसको हम बोलते हैं रिटायरमेंट, और डेथ के केस में, मृत्यु की स्थिति में क्या-क्या तरीके से हम अकाउंटिंग करेंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा रहेगा। व्यवसाय संचालन से संबंधित कोई अन्य मसला, और भी बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं, लेकिन मोटा-मोटा हर एक पार्टनरशिप फर्म में ये जानकारी ज़्यादातर लिखी जाती है, ठीक है? अब इसमें से सारे हमारे काम के नहीं हैं, अकाउंटिंग के पर्पज़ से अगर हम देखें तो हमारे काम के सारे नहीं हैं। हमको कौन-कौन सा याद रखना है, तो वो है कि साझेदारों कितना पूँजी लगाया है, ठीक है? और इसका लाभ-हानि के विभाजन का अनुपात हमारे काम का रहेगा। आहरण पर ब्याज, पूँजी और ऋण और आहरण पर ब्याज हमारे काम की रहेगी। और वेतन कमीशन हमारे काम का रहेगा, ठीक है? और उसके बाद जो है बस इतनी सारी बातें हमारे काम की है, बाकी जो फालतू के हैं क्योंकि वो अकाउंटिंग के लिए वो लेन-देन है ही नहीं, ये हमारे अकाउंटिंग में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक है? चलिए, आगे देखते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसे कि क्या होता है कि अगर साझेदारों ने विलेख बना रखा है, साझेदारी संलेख या विलेख जो है बना रखा है, तब तो ठीक है। अगर नहीं बना रखा है, यानी कि साझेदारी संलेख गायब है या विलेख है ही नहीं, तो उस कंडीशन में 2-3 रूल फॉलो होंगे। पहला, तो लाभ और हानि को आपको बाँटना है बराबर, ठीक है? पहला याद रखना कि लाभ या हानि को क्या करना है, बराबर-बराबर बाँटना है। ज और दूसरा जो है, आपको यहाँ पे याद रखना, किसी की साझेदार का अगर ऋण है, साझेदार का अगर ऋण है, कर्ज है, किसी साझेदार ने अपने पूँजी के अलावा कोई अतिरिक्त पैसा दे रखा है फर्म को, तो उसपे 6% का ब्याज दिया जाएगा। देखो, अगर कोई चीज़ बोला जा रहा है, पार्टनरशिप फर्म में बोला जा रहा है कि ऋण और इस पे ब्याज 10% है, तो नो डाउट हम 10% देंगे। लेकिन अगर कुछ नहीं बोला गया है, आपस में कोई इन सब के बारे में बात नहीं की गई पार्टनर्स के बीच में, तो वहाँ पे हम 6% का ही ब्याज देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा हमको, ठीक है? और एक चीज़ और है इसमें, लाभ को बराबर, साझेदार के ऋण पर ब्याज। और तीसरी बात ये याद रखेंगे कि ये सारी बातें हमारे लिए यूज़फुल नहीं रहेगी। इसके अलावा कहने का मतलब, ना तो पूंजी पर ब्याज, ना तो आहरण पर ब्याज, ना तो किसी साझेदार को वेतन, ना कमीशन, ना कुछ भी नहीं दिया जाएगा, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है आपको? मतलब अन्य कोई चीजें नहीं दी जाएगी, अन्य कोई भी चीज क्या नहीं की जाएगी, साझेदारों को नहीं दी जाएगी। इसके लिए एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन है जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। आपको इसमें हाँ या नहीं हो सकता है कि नहीं, ये आपको बताना है। क्वेश्चन है, चलिए स्वयं को जांचिए करके है इसमें। पहला बोला है, क्वेश्चन है हमारे बीच में, मोहन और श्याम एक फर्म में साझेदार हैं, और इन दोनों के साझेदारी विलेख की मामलों में क्या है, मुक्त है। मुक्त कहने का मतलब होता है साइलेंट, है ना, गूंगा है, एक तरह से ऐसा बोल दो। मतलब इन्होंने पार्टनरशिप का जो है डीड बनाया ही नहीं, लिख के नहीं रखा है कहीं पर। अब इन्होंने बाद में क्या किया, जब इन्होंने साल भर में कमाया अच्छे से, अब उसके लाभ को बांटने या नुकसान जो भी चीज है बांटने की बारी आई, तो इन्होंने कुछ कुछ दावे किए हैं। दावे कहने का मतलब, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो मोहन क्या बोल रहा है, वो सक्रिय साझेदार है। सक्रिय कहने का मतलब एक्टिव पार्टनर है, मैक्सिमम टाइम में यही सबसे ज्यादा काम करने वाला पार्टनर है, जिसको सक्रिय पार्टनर बोलते हैं, है ना, एक्टिव पार्टनर। इनको प्रतिवर्ष का क्या मिलना चाहिए, 10,000 का वेतन मिलना चाहिए। बताओ, इनको वेतन चाहिए और लिखे कुछ नहीं है, इनका पार्टनरशिप डीड बना ही नहीं, क्या इनको वेतन देंगे क्या? नहीं। ये कितना भी चीखे चिल्लाए, हमको इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर मूक है, साइलेंट है, तो तीन बातें ही हमको ध्यान में रखनी है।
पहला कि पार्टनर को ना तो कोई वेतन कमीशन, ना तो किसी प्रकार का ऋण पर ब्याज नहीं मिलेगा, सॉरी पूंजी पर ब्याज और आहरण पर ब्याज ना तो मिलेगा ना तो दिया जाएगा, है ना? इसी प्रकार का, और यहाँ पे वेतन कमीशन नहीं मिलेगा। तो पहला इनका दावा जो है गलत होता है। दूसरी बात यहाँ पे क्या कही इन्होंने, श्याम ने फर्म में एक प्रविध ऋण दिया हुआ है, मतलब उन्होंने एक्स्ट्रा क्या दिया है, कर्ज दे रखा है, अपने पूंजी के अलावा अतिरिक्त पैसा फर्म पे लगा रखा है, और बोल रहा है कि प्रतिवर्ष उनको 10% मिलना चाहिए ब्याज, और ये दावा वो कर रहे हैं। क्या उनको मिलेगा? 10 मिलेगा क्या? नहीं। ये ऋण है इसलिए हाँ इस पे ब्याज दिया जाएगा, लेकिन 10 ना देके हम कितना देंगे? मैक्सिमम दे सकते हैं 6% सालाना। ठीक है। अगला थर्ड क्या बोला गया है, फर्म की पूंजी के रूप में मोहन ने 20,000 लगाए हैं, श्याम ने 50,000 लगाए, और मोहन बोलता है बराबर लाभ चाहता है। मोहन बोलता है कि हम क्या करेंगे, बराबर बराबर फायदा हमको दीजिए। तो मोहन की ये बात क्या हम मान लेंगे? अकाउंटेंट की नजर से अगर क्या मानेंगे? देखो, मोहन ने कितना लगाया है? 20,000। श्याम ने लगाया है 50,000, और मोहन बोल रहा है कि हमको फायदा जो है, मान लीजिए 10,000 कमाए तो 50, 5,000, 5,000, 5,000 दोनों बराबर 5 लेंगे, ऐसा उनका कहना है। तो मोहन सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? बिल्कुल, क्योंकि इनका पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, तो इनको बराबर ही बांटना पड़ेगा, मोहन चाहे बराबर बोले या ना बोले। ठीक है, चाहे वो कैसा भी पूंजी लगाए रहे, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम उसके लाभ को जो है बराबर बराबर बांट देंगे। ठीक है। श्याम अपनी पूंजी पर क्या चाह रहा है? देखो, श्याम ने ज्यादा पैसा लगाया है, 50,000 लगाया। श्याम बोलता है कि मेरे को 6% का क्या चाहिए, हर साल अपनी पूंजी पे ब्याज चाहिए, है ना, सालाना हमको ब्याज चाहिए। तो इनका ये जो कहना है, क्या मान लेंगे का? नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि पूंजी पर ब्याज नहीं देने देने की बात कही गई है, अगर आप क्या नहीं कर रहे हो, आपस में कोई आपका समझौता लिखित रूप में नहीं है। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है हमको बात ध्यान में रखना है कि बराबर बांटना है, लेकिन आपको किसी भी साझेदार को ना तो वेतन देना है, ना ऋण पर जो ब्याज है वो 6% से ज्यादा नहीं देना है, 6% ही देना है, और कोई भी यहाँ पे पूंजी या आहरण पे ब्याज ना तो लेने हैं, ना तो देना है। ठीक है। चलिए, और कुछ चीजें और भी लिखी है, तो मैं आपको यहाँ पे सही है कि गलत आपको ये बताना है। ट्रू फॉल्स में पूछा जा सकता है। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन है, आप बताएं कि निम्नलिखित कथन सही है या गलत। आपको सही या गलत बस बताना है, जितना आपने अभी तक समझा है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे डिसाइड करना है। यहाँ पे क्या बोला है, पहला, साझेदारों के बीच बिना किसी लिखित समझौते के एक वैध साझेदारी गठित किया जा सकता है। वैध का मतलब होता है लीगल, मतलब अगर कोई पार्टनर लोग आपस में क्या नहीं किए हैं, एग्रीमेंट लिखित रूप में नहीं बनाए हैं, उनका एग्रीमेंट जो है एक तरह से पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया है, तो क्या ऐसे पार्टनरशिप को हम लीगल बोलेंगे? बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? ये बोल रहा है समझौता हुआ होगा, लेकिन वो लिखित नहीं है। क्या नहीं है? लिखित नहीं है। मैंने आपको बताया था पार्टनरशिप की शुरुआत में कि समझौता लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है, तो वो पार्टनरशिप वैध कहलाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मतलब यहाँ पे जरूरी नहीं है भाई कि वो हर चीज को लिख कर रखे, कुछ बातें ऐसे आपसी बोलचाल में भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। दूसरा, प्रत्येक साझेदार को व्यवसाय के प्रमुख रूप से चलाने के साथ साथ एक दूसरे साझेदार के लिए अभिकर्ता, अभिकर्ता को बोलते हैं एजेंट, याद रखिएगा। अभिकर्ता को क्या बोलते हैं? आपने कभी वो सुना होगा बीमा अभिकर्ता, बीमा एजेंट है, तो अभिकर्ता का मतलब एजेंट का काम करता है। एजेंसी होता है कि नहीं होता है पार्टनरशिप के आपस में? होता है, यानी कि कोई एक अगर पार्टनर ने कोई भी गड़बड़ काम किया तो सभी के सभी को भुगतना पड़ जाएगा, तो ये वाली बात भी क्या है, सही है। ठीक है। एक बैंकिंग फर्म में अधिकतम साझेदारों की संख्या 20 तक हो सकती है, ये अभी तक मैंने नहीं बताया था। याद रखिए, बैंकिंग अगर फर्म है, बैंकिंग अगर आप चालू कर रहे हैं पार्टनरशिप में, ठीक है, हालांकि बैंकिंग आज की डेट में कंपनी बनाते हैं, हर एक बैंक क्या होता है, कंपनी होता है, लेकिन अगर आपने शुरुआत किया बैंकिंग फर्म चलाने की कोशिश की है, तो आप अधिकतम 20 तक का आपका ये संख्या हो सकता है। ठीक है, ये सही है। याद रखिएगा, इसमें पूछा जाता है और इसी इसी साल में आया भी है ये क्वेश्चन। साझेदारों के बीच विवाद के समाधान के प्रविधि साझेदारी विधेयक का भाग नहीं हो सकते।
बताओ, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि साझेदारों के बीच में अगर कोई झगड़ा वगड़ा हो गया और पार्टनरशिप डीड में क्या है, इसके बारे में लिखना जरूरी नहीं है, या भाग इसको नहीं लिखना इसके बारे में, ऐसा बोला जा रहा है। तो क्या नहीं लिखेंगे क्या? लिख सकते हैं ना भाई, वो हो सकता है झगड़ा वगड़ा हुआ फ्यूचर में तो इस तरह से निपटाएंगे करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये बात उन्होंने क्या कही है, गलत कही है। यदि विलेख मौन है, यानी कि पार्टनरशिप डीड बना ही नहीं है, लिखित वाला समझौता है ही नहीं, तो साझेदार द्वारा आहरित राशि पर, यानी कि जो आहरण करेंगे, पैसा निकाल के ले जाएंगे व्यवसाय से, उस पे 6% का प्रतिवर्ष से दर से क्या लिया जाएगा, ब्याज लिया जाएगा। क्या ब्याज लेंगे क्या? नहीं लेंगे। वही बात है, आहरण पे ना तो ब्याज लेना है ना पूंजी पे ब्याज देना है, यही बात हमने अभी तक देखा कि 6% सिर्फ ऋण पर देंगे। किस पर देंगे? ऋण पर। साझेदार के ऋण पर हम 6% देंगे अगर पार्टनरशिप डीड क्या होता है, साइलेंट होता है। तो ये भी बात उन्होंने क्या कही है, गलत कही है। अ, छठवें नंबर पे यहाँ पे क्या बोला है, यदि विलेख ब्याज की दर के बारे में मौन है। ब्याज की दर किस, कौन सा ब्याज अभी बताया नहीं है ना, ब्याज की दर के बारे में मौन है, पार्टनरशिप डीड में साइलेंट है, तो यहाँ पे बता रहा है फर्म के साझेदार के ऋण पर कितना परसेंट है, 12% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज दिए है। क्या ब्याज 12% देंगे? अगर विलेख पार्टनरशिप डीड बोल रहा है, बोल ही नहीं रहा है, पार्टनरशिप डीड बोल नहीं रहा है कि साझेदारों को ऋण पर ब्याज देना है कि नहीं देना है, तो क्या आप ऋण पर ब्याज 12% देंगे? नहीं नहीं, यहाँ पे कितना परसेंट देंगे, 6%। ठीक है, तो ये सारी बातें इन्होंने क्या की है, गलत की है। अब हम आज के जो क्वेश्चन लेने वाले हैं वो है साझेदारी के बीच में, साझेदारों के बीच में लाभ को बांटने के लिए। ठीक है, और वो बांटते कैसे हैं वो थोड़ी देर में आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन के साथ करेंगे तो ज्यादा अच्छे से हमको, ये आपको, ये क्वेश्चन आपके नवबोध या प्रबोध की किताब में भी मिल जाएगा। इसको समझाने से पहले मैं आपको पार्टनरशिप के कुछ परफॉर्मा के बारे में बताता हूँ, फॉर्मेट के बारे में। क्वेश्चन को रीड करते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा तो हमको क्या करना है। सबसे लास्ट लाइन आप लोग पढ़ लीजिए पहले। हमको क्या बनाना है, लाभ हानि विनियोग या नियोजन खाता बनाना है। लाभ हानि नियोजन खाता, इसी को विनियोग बोलते हैं या इसी को नियोजन भी बोलते हैं, याद रखिए। कहीं कहीं पर नियोजन, कहीं कहीं पर विनियोग, कहीं पर भी कुछ भी लिखा जा सकता है। इंग्लिश में वर्ड आपको नजर आएगा पार्टनरशिप एप्रोप्रिएशन आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ठीक है, और एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है फायदा होगा तो बटेगा, और फायदा नहीं हुआ तो यहाँ पे कुछ भी पैसा बटने वाला नहीं है। ठीक है, देखो कल की क्लास में मैंने आपको ये चीज बताया था कि जब हम लाभ हानि खाता बनाते हैं, लाभ हानि खाता बनाते हैं, जैसे इसके पहले क्या बनाए होंगे हमने, व्यापार खाता। अब यहाँ पे लाभ हानि खाते का जैसे शेष लाया गया, कौन सा शेष है ये, सकल लाभ है मान लीजिए, सकल लाभ। और सकल लाभ का जो भी बैलेंस है उसमें से ढेर सारे हम लोग क्या करते हैं, खर्चे घटाते हैं, और यहाँ पे क्या आता है हमारा, शुद्ध लाभ आता है। हाँ, है ना, नेट प्रॉफिट या इसी को निवल लाभ भी बोलते हैं। यहाँ पे जो भी बैलेंस आ गया एक्स वाई जेड, ये जो भी बैलेंस आया हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये वो खर्चे होंगे यहाँ पे जो लिखेंगे, ये वो खर्चे हैं जिसको हम बोलते हैं चार्ज, इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज। यानी कि वो खर्चे जिसको देना या ना देना आपके बिजनेस की कमाई से कोई उससे लेना देना नहीं है। कहने का मतलब देना कंपलसरी है, देना अनिवार्य है। ये वो खर्चे हैं, चाहे आपका धंधा फायदे में जा रहा हो चाहे नुकसान में जा रहा हो, देना यहाँ पे खर्चा ये क्या है, अनिवार्य है। जैसे मान लीजिए मकान मालिक है, जिनके भी मकान में मैं क्या चला रहा हूँ, अपना व्यवसाय चला रहा हूँ, तो भाई उनको मेरे फायदे कमाने या ना कमाने से क्यों ना लेना देना है। उनको तो अपने क्या है, किराया से मतलब है। वो ये थोड़ा बोलेंगे कि भैया आपने इस साल कमाई नहीं किया है, चलो हम दया दृष्टि दिखा देते हैं, आपसे पैसा नहीं लेंगे, ऐसा थोड़ा बोलेंगे, है ना भाई। तो यहाँ पे वो सारे खर्चे आएंगे जिनका देना या लेना कंपलसरी होता है। लेकिन जहां बात आती है पार्टनरशिप के ये इस फायदे को बांटने की, तो ये फायदा अगर होगा तो पार्टनर से बटेंगे, अगर फायदा नहीं हुआ तो पार्टनर्स को कुछ भी 1 रुपया नहीं मिलेगा घर ले जाने के लिए। और अगर नुकसान हो गया तो नुकसान को भी बांटना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पे पार्टनरशिप में बोला गया है नुकसान बांटना कंपलसरी नहीं है। अगर 3 बंदे हैं तो ए और बी को अगर बांट रहे हो तो चलेगा, नुकसान सी नहीं ले रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आपस में अगर समझौता ऐसा कर रखे हैं तब। तो नुकसान बांटना जरूरी नहीं है, फायदा होगा तो सभी को बांटना ही पड़ेगा। अगर फायदा हो गया तो सभी को देना ही पड़ेगा। चलो अब इसको बांटने के लिए अलग अलग तौर तरीके हैं। ये बैलेंस जब हम यहाँ पे लिखेंगे, अब ये क्या है, लाभ हानि खाते का हम विस्तार कर रहे हैं जिसको हम बोलेंगे लाभ हानि, लाभ हानि
नियोजन खाता या विनियोग खाता, नियोजन। जब भी आप यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे पूरा लिख लेना, अभी मैं शुरुआत में लिख रहा हूँ फिर आपको समझा दूंगा। तो यहाँ पे जो भी आएगा ये क्या है, शुद्ध लाभ है, और इसको हम यहाँ पे लिखेंगे शेष। अब यहाँ पे ये जो बैलेंस है उसको मैंने चलो एक्स वाई जेड लिख दिया। अब ये बैलेंस से हम क्या करेंगे, ढेर सारे फर्म के खर्चे होंगे, यानी कि अगर साझेदारों को क्या देना है, वेतन। अगर मान लीजिए कोई कर्मचारी है, उनका वेतन यहाँ पे आएगा, लेकिन साझेदार का वेतन है या साझेदार का कमीशन है, वेतन हो गया, कमीशन हो गया, और मान लीजिए पूंजी पर ब्याज। देखो साझेदार का जो पूंजी है उस पर ब्याज देना क्या है, एक प्रकार से हमारे फर्म के लिए नुकसान की बात है। जैसे अगर मैं बात करूं बैंक के लिए, बैंक में मेरे द्वारा जो पैसा दिया गया है वो बैंक के लिए एक प्रकार से दायित्व है ना, उनके लिए चिंता है कि बाद में वो पैसा मेरे को लौटाएंगे, और उस पे जो भी ब्याज की रकम बनेगी वो मेरे लिए तो फायदा है, लेकिन बैंक के लिए एंगल से देखा जाए तो बैंक के लिए क्या होगा, वो नुकसान की बात है। तो उसी प्रकार से फर्म के लिए जो पूंजी पर ब्याज देना, पूंजी पर ब्याज, वो फर्म के लिए नुकसान है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, वेतन, कमीशन और अन्य जो तरीके से बांटने की बात होगी, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, फर्म के लिए नुकसान है, इसलिए इसको हम इधर रखेंगे, ठीक है। और वही एक और आ जाता है, जैसे पूंजी के पर ब्याज है, आहरण पर ब्याज, आहरण पर ब्याज। लगातार अगर कोई साझेदार पैसा लेकर जा रहा है, उस पर लगाम लगाना है, तो उस पर कुछ ब्याज वसूलना जरूरी है। अगर अभी क्लियर है, अभी आवाज क्लियर है कि नहीं है? चलो, आहरण पर ब्याज क्या है, फर्म के लिए लाभ है, क्योंकि यहाँ पे जो भी पैसा व्यापारी या एक तरह से पार्टनर निकाल कर ले जा रहा है, वो फर्म का एक दायित्व तो कम होना है ना भाई। अब जब निकाल रहा है तो फर्म क्या बोलेगा, भैया मेरे पास के पैसे आप क्यों लेकर जा रहे हो, इस पैसे को लेकर जा रहे हो तो एक काम करना, जब भी लौटाओगे इस पे क्या देना, एक्स्ट्रा पैसा देना, और वो फर्म के लिए हो जाएगा फायदा। तो ये जो है लाभ वाली बात है। वो साझेदार का जो लाभ है, आहरण पर ब्याज, सॉरी साझेदार के लिए तो हानि है, साझेदार के लिए हानि है, लेकिन फर्म के लिए क्या है, हाँ, लाभ है। तो ये सारी चीज लिखा जाएगा, और लिखने के बाद यहाँ पे अगर मान लीजिए ये बहुत बड़ा अमाउंट है, लाभ है, और कभी चल के मान लीजिए हानि हो जाती है, यानी कि शुद्ध हानि हो गया, क्या हो गया, शुद्ध हानि। और शुद्ध हानि एक्स वाई जेड और कुछ भी है, ये वाला है, वो यहाँ पर नजर आएगा, ठीक है। अभी लेकिन ज्यादातर हमारे क्वेश्चन हानि वाला नहीं रहता है, वो मैक्सिमम टाइम में हमारा लाभ से लेना देना रहेगा, तो ये वाली चीजें हमारे पास अभी इतने काम का नहीं है। अगर ये सारे साझेदारों को वेतन, कमीशन, ब्याज देने के बाद, और उनसे ये आहरण पर ब्याज देने के बाद भी हमारे पास कुछ पैसा बच जाता है, तो इस पैसे को साझेदार के बीच में उनके अनुपात में बांट देंगे, ठीक है। ए बी सी जैसे दो तीन साझेदार हैं, तो उनको उनके अनुपात में क्या कर देंगे, लास्ट में बचा हुआ पैसा बांट देंगे। तो इतना सा ही लाभ हानि नियोजन खाते का परफॉर्मा। एक चीज और अभी मैंने जो बताया था वो है साझेदार के ऋण पर ब्याज, साझेदार के ऋण पर ब्याज। पूंजी और आहरण की बात नहीं कर रहा हूँ, साझेदार के ऋण पर ब्याज। तो जब भी साझेदार के ऋण पर ब्याज की बात आएगी, तो ये ब्याज का रकम देना जो है कंपलसरी है, चाहे आपका नुकसान हो चाहे फायदा, क्योंकि साझेदार का पूंजी लगाना एक प्रकार से कर्तव्य है। पार्टनरशिप में जब चालू किए तो पूंजी लगाना एक साझेदार की ड्यूटी है, और कोई भी आदमी ड्यूटी के लिए अतिरिक्त पैसे की डिमांड नहीं कर सकता। तो अगर मान लीजिए कहीं आप सरकारी कर ऑफिस में गए हो, दफ्तर में, और वहां पे आपको कोई काम कराने का उनका ड्यूटी है, तो आप उसके लिए वो ऐसा एक्स्ट्रा पैसा मांगेंगे क्या, नहीं मांग सकते, वो तो एक तरह से रिश्वत कहलाएगा। तो ठीक यहाँ पे साझेदारों को पूंजी लगाना और पूंजी पे ब्याज देना ये कंपलसरी नहीं है, सॉरी पूंजी लगाना कंपलसरी, लेकिन पूंजी पर ब्याज देना कंपलसरी नहीं है। लेकिन वही बात अगर साझेदार के दिए गए ऋण पर बात करें, तो साझेदार ने अगर ऋण पर क्या दे रखा है, कोई पैसा दे रखा है, तो इस पर ब्याज देना कंपलसरी है, वो भी 6%, अगर कुछ नहीं बोला जा रहा है तब। और अगर मान लीजिए इन्होंने लिख रखा है कि साझेदार के ऋण पर हम क्या देंगे, 10% ब्याज देंगे, तो 10 बोलो 50 बोलो, जितना परसेंट है आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो पार्टनर्स के आपस के समझौते के बीच में डिसीजन के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है ना। अगर कुछ नहीं बोला जा रहा है तो 6%, और कुछ बोला जा रहा है तो वही मान लेंगे। और ये देना कंपलसरी है, इसलिए इनकी जो भी एंट्री होगी, यानी कि इनका जो एक तरह से यहाँ पे कुछ भी रोल नहीं रहेगा,
लाभ हानि नियोजन खाते में इनका रहेगा, यहाँ पे आएगा साझेदार के ऋण पर ब्याज, क्योंकि ये देना कंपलसरी, ये चार्ज का हिस्सा है, इसलिए इसको देना कंपलसरी होने की वजह से ये लाभ हानि खाते में आएगा आपका। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं बुक में जो कि आप नवबोध और प्रबोध से अगर देखेंगे तो यहाँ पर उन्होंने गलत कर रखा है, और गलत नहीं कहेंगे, यहाँ पे अलग अलग अकाउंटेंट का अलग अलग मान्यता है, दो मान्यता है, मैं उसको भी क्लियर करना चाहूंगा। देखो, ये ऋण पर ब्याज को कई लोग ऐसे बोलते हैं, कुछ अकाउंटेंट ये बोलते हैं कि ये साझेदार का है। भाई देना तो साझेदार को ही है ना, चाहे वो ऋण पर दे, चाहे पूंजी पर दे, चाहे किसी पर भी दे रहे हैं, किसको? साझेदार को। इसलिए वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आना चाहिए, यानी कि इस वाले के अंदर आना चाहिए। कई लोगों का कहना ये है, कई लोग ये बोलते हैं कि ये देना ऋण जो है, ऋण पर ब्याज जो है वो कंपलसरी है, इसलिए इसको यहाँ नहीं आना चाहिए, उसको आना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, लाभ हानि खाते में आना चाहिए। अब एनसीईआरटी क्या बोलता है? एनसीईआरटी बोलता है आपको ये करना चाहिए, ठीक है। और आपका जो नवबोध या प्रबोध की जो कुछ किताबें हैं, वो बोलता है कि आपको यहाँ पे लाभ हानि नियोजन खाते में लिखना चाहिए। तो हम क्या फॉलो करेंगे? हम फॉलो करेंगे एनसीईआरटी को। गलत नहीं होगा, सारे ट्रीटमेंट एक जैसे होंगे, मतलब कहने का ये है, देखो जो चीज मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, मैं लाभ को, जैसे मान लीजिए मेरे पास 10,000 का लाभ है। कितने का लाभ है? 10,000 का लाभ है, और उस 10,000 के लाभ को यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। अब इस 10,000 के लाभ में मैं अगर ऋण का मेरे बनता है, मान लीजिए 500 रुपए ऋण का बनता है, साझेदार के ऋण का जो अमाउंट बनता है वो कितना बनता है? 500। अगर ये 500 के अमाउंट को मैं चाहे यहाँ पे घटाऊं, चाहे मैं यहाँ पे घटाऊं, चाहे मैं यहाँ इसके पहले घटा दूं, घटाना तो मुझे दोनों ही जगह है ना। और इससे जो है पार्टनर्स को ना तो लाभ में कमी होगी, ना लाभ में वृद्धि होगी, इस वजह से इसको जो है यहाँ पे लिखना ज्यादा सही है, सटीक है, और एनसीईआरटी यही कहता है, ठीक है। वैसे इसके क्वेश्चन बहुत कम है, तो आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और बनाते हैं। अभी इस क्वेश्चन के लिए मैं एक बार आपको एनसीईआरटी का फॉर्मेट दिखा रहा हूँ, फॉर्मेट किस प्रकार से वो लिखते हैं, और उस हिसाब से हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। घूम के रखा था, अभी दिख नहीं रहा है, आगे मिल गया। एनसीईआरटी ऐसा लिखता है फॉर्मेट में, दिखाई दे रहा है। इन्होंने वही बात लिखी जो मैंने अभी आपको बताया, अगर लाभ होगा, लाभ हानि खाते का लाभ, अगर लाभ होगा तो वो क्रेडिट साइड में आएगा, और अगर हानि हो गया तो वो किधर आएगा? इधर आएगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे, लाभ होगा तो नुकसान नहीं होगा, नुकसान होगा तो लाभ नहीं होगा। आहरण पर ब्याज इधर लिखा जाएगा, क्योंकि ये फर्म के लिए लाभ है, और ये डिफरेंट टाइप के यहाँ पे खर्चे हैं जो कि फर्म के लिए है। फर्म पे ब्याज देना खर्चा है, वेतन देना खर्चा है। साझेदार के एंगल से देखेंगे तो उनके लिए फायदा है ना, लेकिन फर्म के हिसाब से देखा जाए, यहाँ पे एक चीज और, जो मैं अभी सॉरी गलत बता दिया क्या, एनसीईआरटी आपका यहाँ पे फॉलो कर क्या कर रहे हैं, पहला वाला कंडीशन फॉलो कर रहे हैं कि वो साझेदार के ऋण के ब्याज को क्या बोल रहे हैं, आपको लाभ हानि नियोजन खाते में ही दिखाना है, ठीक है। अभी तक मैंने थोड़ा सा गड़बड़ बता दिया, आप इस चीज को करेक्ट कर लीजिएगा कि एनसीईआरटी क्या बोल रहा है, आपको जो लाभ का क्या बोलेंगे, ऋण पर ब्याज का जो पैसा है वो आपको लाभ हानि खाते के अंदर ही लिखना है, क्योंकि इसको दिया जा रहा है, पार्टनर को दिया जा रहा है मानकर, और जो भी एक्स्ट्रा पैसा बच जाएगा वो साझेदारों की पूंजी खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और वो उनका रेशियो जो है पहले से बताकर चलते हैं, ठीक है। इतना सा है इसमें। चलो अब इसको पूरा हटा देता हूँ, और यहीं पे हम क्या करने वाले हैं, इसके क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन को पहले रीड आउट करते हैं, क्या क्या इन्होंने कहा है, उस हिसाब से हम इसको बनाते चलते हैं। जब भी क्वेश्चन मिले ना, तो आपको लास्ट लाइन को पहले पढ़ लेना है। लास्ट लाइन क्या कह रहा है? अपना लास्ट लाइन बोल रहा है लाभ हानि क्या बनाओ, विनियोग खाता, नियोजन खाता बनाओ, और कुछ भी नहीं बनाना है।
तो उस हिसाब से हमारा दिमाग ये सिर्फ फायदे और खर्चे पे होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? फायदे और खर्चे पे। तो यहाँ पे देखते जाएंगे कौन सा फायदा है उसको मैं हरे कलर से करूंगा, और जो नुकसान वाली बात होगा उसको मैं गुलाबी कलर से करूंगा। ठीक है, देख लीजिएगा। यहाँ पे अमित, बाबू और चारू, चलो यहाँ पे इसको मैं अभी फिलहाल से अमित, बाबू और चारू, इसको हम एबीसी बोल सकते हैं ना, कहीं कहीं पर एबीसी बोलेंगे। अमित, बाबू और चारू, इन्होंने इनका स्टार्टिंग का है साल का 1 अप्रैल 2015 को है, इन्होंने साझेदारी स्थापित किया। इसका उपयोग जो है हमारे को अभी फिलहाल कुछ नहीं है हमको, लेकिन इस डेट से काम है ना। जब ब्याज की गणना होगी ना तो डेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अभी फिलहाल देखते हैं आगे क्या बोला है। उन्होंने क्रमशः 50,000, 40,000 और 30,000 का क्या लगाया है? पूंजी लगाया है। मैं इसको एक रफ लिख देता हूँ यहाँ पे। अमित, बाबू और चारू, एबीसी हो गया। इनकी पूंजी हम लिख देते हैं साइड में। एक का है 50,000, 40,000 और हो गया 30,000। हो गया। लिखने से हमको क्या थोड़ा जल्दी से समझ में आ जाएगा क्या क्या चीज है। आगे हम देखेंगे पूंजी के रूप में फर्म में पूंजी के रूप में लगाया, और वे कितना का अनुपात में बांटते हैं अपना लाभ को? 3:2:1। तो यहाँ पे अनुपात क्या दिया रखा है? जस्ट ठीक है। अब इन्होंने क्या दे रखा है थोड़ा सा देखते हैं। आवाज आ रहा है? तो इनका अनुपात है 3:2:1। यानी कि अगर कभी भी लाभ होगा तो उसमें से 3 रुपए अगर ए को मिलेगा तो 2 रुपए बी को और 1 रुपए सी को। सबसे कम लाभ का हिस्सा जो है सी को मिलेगा, एक तरह से ऐसा अभी नजर आ रहा है। लेकिन देखते हैं क्या ऐसा आगे भी है। आगे क्या बोला है? लाभ हानि की भागीदारी है और ये लोग इसमें सहमत है। मतलब इनके बीच में क्या बना हुआ है? डीड बना हुआ है। पार्टनरशिप डीड क्या हुआ है? बना हुआ है। जब उन्होंने ये बात कह रखी है ना, मतलब ये हो गया कि इनके पास पार्टनरशिप डीड बना हुआ है। आगे इन्होंने क्या बोला है? अमित को प्रति माह, अब ये मैं बात कर रहा हूँ नुकसान वाली। ठीक है, अमित को क्या मिलना है प्रति माह? 1,000 रुपए का क्या मिलेगा? याद रखिएगा प्रति माह लिखा है। और एक चीज और जो हमने यहाँ पे बनाया है लाभ हानि नियोजन खाता, ये तो नाम मात्र का है लेकिन ये सालाना बनता है, साल के आखिरी में बनता है। इसका मतलब ये है अगर कोई चीज हमको प्रति माह दिया रहेगा तो हम बोलेंगे साल भर में कितना का खर्चा होता है। हमको एक महीने के नुकसान से मतलब नहीं है, हमको देखना है पूरे साल भर का। तो वेतन के रूप में हमको अमित को कितना देना है? 1,000 रुपए देना है। बाबू को हमको प्रति वर्ष, ये सही बोल रहा है, प्रति वर्ष कमीशन देना है कितने का? 5,000 रुपए। ये भी फर्म के लिए क्या है? खर्चा है। इसके साथ ही पूंजी पे क्या देना है? 6% का प्रतिवर्ष का ब्याज देना है। बोल रहा है तो इसका बोला हुआ बात को हमको मानना पड़ेगा। अपने से हम साइलेंट रहता है तब बात करते हैं। आगे हम क्या बोलेंगे? वर्ष में इन्होंने कितना कितना का आहरण कर रखा है? मेरे को ये बताओ, आहरण फायदा है कि नुकसान? आहरण फर्म के लिए नुकसान है। और पूंजी क्या है? ना ना यही तो आप अधिकतर बच्चे यहीं पे गड़बड़ करते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि फर्म के लिए पूंजी और आहरण, पूंजी और आहरण ना तो फायदा है ना नुकसान है। पूंजी क्या है? एक चिंता है, दायित्व है ना भाई? और आहरण क्या है? चिंता में कमी है। इतना सा बात है। ना इसको हम फायदा बोलते हैं ना नुकसान बोलते हैं। हाँ, लेकिन इस पर जो ब्याज लेंगे या ब्याज देंगे वो फर्म के लिए फायदा या नुकसान होगा। बात समझ में आया? मतलब फर्म के लिए पूंजी या आहरण ना तो फायदा होता है ना नुकसान होता है। पूंजी जो है, कैपिटल जो है फर्म के लिए एक प्रकार का दायित्व है जो कि ओनर के बिहाफ पे है, मतलब ओनर को देना है एक प्रकार से, पार्टनर्स को। और आहरण करने पर एक प्रकार से फर्म की चिंता घट जाती है कि अब आहरण करने पर उस आहरण करने वाले पार्टनर को उतना पैसा नहीं देना पड़ेगा। शुरुआत में जब 50,000 दिए हैं और बाद में 6,000 निकाले तो फर्म क्या बोलेंगे कि अमित ने 50 दिया जरूर था लेकिन बीच में उन्होंने कितना निकाल लिया है? 6 निकाल लिया है। तो उनका पैसा उन्होंने डाला तो हमारे लिए चिंता हो गई। हम अपने आप को एज अ क्या समझेंगे?
हम अपने आप को एक फर्म समझ के ट्रीट करेंगे, जो भी अकाउंटिंग करेंगे हम अपने आप को बिजनेस मानकर चलेंगे। तो बिजनेस के लिए जब अमित ने क्या दिया था, 50,000 दिया था, एक प्रकार से चिंता बन गई थी। और जब 6,000 रुपए निकाल लिए थे तो वो चिंता में कमी हुई है। ना तो ये फायदा है ना ही नुकसान है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। तो आहरण और पूंजी फर्म के लिए ना तो चिंता ना नुकसान की बात है। तो यहाँ पे अमित, बाबू और चारू ने 6, 4 और 2,000 रुपए क्या कर दिए हैं, साल भर में इन्होंने आहरण कर रखा है। और आगे इन्होंने क्या बोला है, आहरण के रूप में, आहरण पर कितना दिया इन्होंने, अमित ने कितना देना पड़ेगा। चलो इसको मैं अब देखता हूँ। 270 हो गया। इसको मैं कर रहा हूँ ग्रीन कलर में, क्योंकि ये फर्म के लिए क्या है, आहरण पर ब्याज, आहरण पर ब्याज फर्म के लिए लाभ है। बाबू से मिल रहा है 180 रुपया और चारू से मिल रहा है। अब इसको बोलोगे आप फायदा या नुकसान, ये फायदा बोलोगे, आहरण पर ब्याज को फायदा बोलोगे, आहरण को आप फायदा या नुकसान नहीं बोलना। ठीक है ना। तो ये जो है 270, 180 और 180, ये क्या है, फर्म के लिए लाभ है। तो यहाँ पे मैं कुछ चीजें और लिख देता हूँ, क्या क्या चीज लिखना भूल गया हूँ मैं। अमित को यहाँ पे क्या मिलने वाला है, वेतन, वेतन के नाम पे अमित को मिलेगा 1,000, महीने का है इसलिए 12,000, पूरे 12 महीने का होगा। ठीक है ना। मैंने डायरेक्टली यहाँ पे 12,000 लिख दिया। कमीशन की बात करें आगे चलकर, कमीशन की बात करेंगे तो यहाँ पे कमीशन सिर्फ किसको देना है, इनको नहीं देना है ना वेतन। कमीशन सिर्फ देना है हमको, बाबू को। कुछ अमित को कुछ नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे 5,000 का कमीशन सिर्फ बाबू को मिलने वाला है, ना तो चारों को भी नहीं मिलेगा। इसके साथ प्रावधान, पूंजी पर 6% का ब्याज देना है। ठीक है, तो पूंजी पर ब्याज निकाल लेते हैं। जी, और ब्याज, पूंजी पर ब्याज कितना है, 6%। तो 50,000 का 6% करोगे तो 5 छक्के क्या हो जाएगा, 30, 5 छक्के 30, और 2 जीरो गायब कर दो तो कितने जीरो बच रहे हैं, हाँ 2 जीरो बच रहे हैं ना, तो ये हो जाएंगे 3,000। यहाँ पे 5, 20 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 2,000 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 तिया 15, यानी कि 1,500 हो जाएगा। 2 जीरो गायब हो जाएगा, 5 तिया 15, और ये 2 जीरो बच जाते हैं, है ना। निकालने आता है ना परसेंट। हाँ चलो, तो ये पूंजी पर ब्याज की बात हमने कर दी। और उसके बाद इन्होंने आहरण दे रखा है, तो आहरण को आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, यहाँ पे हम आहरण लिख देते हैं। आहरण कितना कितना है इनका, पहले का 6,000 है, 4,000 है, और 2,000 है। ठीक है, ये इन्होंने दे रखा है। आगे इन्होंने आहरणों पे कितना कितना ब्याज हुआ है, तो यहाँ पे आहरण पर ब्याज की बात कर रखी, कितना कितना, 270, 180। हाँ, यस यस यस। आप ये बोल रहे हैं कि 6,000 का आपको कितना परसेंट चाहिए था, आहरण पर ब्याज के बारे में इन्होंने परसेंट, मेरे को ये बताओ, यहाँ पे जो ब्याज के जो 6% बताया गया है, वो किसके लिए बताया गया है, किसके लिए, पूंजी पर बताया है। आहरण पर ब्याज का परसेंट कहीं पर दिया है आपको, क्वेश्चन पूरा देखोगे आपको आहरण पर ब्याज का परसेंट कहीं पर भी नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो जो परसेंट पूंजी पर है उसको हम आहरण पे अप्लाई नहीं करेंगे। ध्यान इस बात का रखेंगे कि जो परसेंट पूंजी का है वो पूंजी पर ही लगेगा, आहरण पर आहरण का लगेगा। अगर आहरण का वो 10% बोलेंगे तो 10% देंगे, पूंजी पर 6% बोल रहा है तो 6% देंगे। लेकिन यहाँ पे आहरण के बारे में उन्होंने बताया ही नहीं कि वो कितना परसेंट है। तो इन्होंने जो कैलकुलेशन, हम्म, वो यहाँ पे 6% निकालने में मैंने ये गड़बड़ कर दिया था। चलो ठीक है, यहाँ पे ये, इसमें ये मैंने कैलकुलेट गलत कर दिया। यहाँ पे क्या आएगा, मतलब 3 6 18 हो, तो मैंने 5 के हिसाब से कर दिया, 5% के हिसाब से। चलो, हो सकता है गलती होगा, लेकिन ये चीज समझ में आ गया ना जो मैं बोल रहा था। भले मैं आपकी बात नहीं समझ पाया था, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको समझ में आया कि परसेंट अगर किसका दिया है, पूंजी का दिया है, तो हम उसको आहरण पर नहीं लगाएंगे। और ये अपने से कैलकुलेट करके दे रहा है तो हम इसी को मान लेंगे फाइनल। ओके, चलो अब इसके बाद हम यहाँ पे इसको क्या करते हैं, लिख देते हैं, लिख दिया है मैंने अपने से।
अब यहाँ पे बोल रहा है लाभ हानि खाते के अनुसार उन्होंने कुल निवल लाभ, निवल मतलब शुद्ध लाभ, हाँ, अभी हमारे पास शुद्ध लाभ कितना दिया, निवल लाभ बोले या शुद्ध लाभ एक ही मतलब होता है। और इस शुद्ध लाभ को हम क्या करेंगे, ये हमारे बात की बात है, ये 31 मार्च 2016 को, क्योंकि साल प्रारंभ हुआ है 1 अप्रैल से, साल प्रारंभ हुआ 1 अप्रैल से, तो अंतिम कब होगा, 31 मार्च को। इनका जो फर्म का लाभ है वो कितना है, शुद्ध लाभ 35,660 है, और इनको लाभ हानि नियोजन खाते में क्या करना है, वितरण कर देना है। चलो, अब हमारे पास हमने जो जानकारी उन्होंने दे रखी है, सारा कुछ लिख रखे हैं, तो इसके आधार पे हम क्या करते हैं, बनाते हैं। ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, मैंने जो ये सारा कुछ लिख रखा है ना, ये नहीं लिखना है, टाइम पास है ये, मैं अभी सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। हाँ, रफ में लिख सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही है ना, टाइम हमारा कम रहता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। चलो, लिख लिया। अब मैं एकदम सिस्टमेटिक नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे लाइन खींचने में दिक्कत आ रहा है। ठीक है, फिर भी कोशिश है कि चलो, तो ये हो गया हमारा लाभ हानि, लाभ हानि नियोजन। अच्छा, ठीक है। अब अरे, क्या हो रहा है? अब हम क्या करेंगे, जो शुद्ध लाभ दिया है उसको लिखेंगे शेष, लाया गया। कितना है हमारा, जो शेष लाया गया है वो है 35,660, तो यहाँ पे लिख दूंगा 35,660। ठीक है, दूसरा हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हमारे पास दो चीज ध्यान में रखिएगा, पूंजी हमारे लिए ना फायदा है ना नुकसान है, आहरण हमारे लिए ना फायदा है ना नुकसान है, इन दो चीजों को छोड़कर बाकी चीजों को हमको फायदा या नुकसान समझ के लिखना है। तो यहाँ पे अनुपात का काम अभी नहीं करेंगे, अभी वेतन कमीशन, जैसे जैसे क्वेश्चन ने जिस क्रम में इन्होंने बताया है उसी क्रम में हम यहाँ पे लिखते चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे साझेदारों को, आप पूरा लिखना ना, साझेदारों को, साझेदारों का वेतन ऐसे लिख देंगे, साझेदारों का वेतन। और कितना है यहाँ पे, जो किसको दे रहे हैं वेतन के नाम पे, सिर्फ ए को दे रहे हैं, तो ए का यहाँ पे हम डायरेक्टली आउटर कॉलम पे लिखेंगे, बाहर वाले। ठीक है, आउटर कॉलम पे लिख देंगे कितना, 12,000। यहाँ पे आप चाहे तो कैलकुलेशन दिखा सकते हो, 10 पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि 1,000, चलो ये 1,000 गुना 12, ये इसकी वजह से समझ में आ गया। दूसरा हम क्या लिखेंगे, कमीशन, साझेदार का कमीशन, और चलो, आप थोड़ा सा राइटिंग क्या हो रहा है पता नहीं मुझे। हैंग हो गया था। दोबारा से देखते हैं, ठीक है। साझेदार का कमीशन दिखाई दे रहा है, साझेदार का कमीशन कितना लिखेंगे, 5,000, किसको दे रहे हैं हम, बी को दे रहे हैं ना। अभी यहाँ पे मैं एबीसी लिख रहा हूँ, आपको लिखना पड़ेगा अमित, बाबू और चारू, है ना, मैं यहाँ पे एबीसी शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लेकिन आपको यहाँ पे पूरा लिखना है, तो कितना देना है, 5,000, हम डायरेक्टली आउटर कॉलम पे लिख देंगे। अब इसको अलग से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। पूंजी पे ब्याज जो है हमने कैलकुलेट कर रखा है, तो इसमें लिख देंगे पूंजी पर ब्याज, ये सारे के सारे फर्म के लिए खर्चे हैं, पूंजी पर ब्याज, या आप साझेदारों की पूंजी पर ब्याज ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन ये इतना पर्याप्त है। और इस तीनों को दे रहे हैं, तो यहाँ पे तीनों का नाम लिखेंगे ए बी सी, इनका हो गया 3,000, और 1,000। एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि हमारे पास पर्याप्त अमाउंट है कि नहीं बांटने के लिए, यहाँ पे तो हमने 12,000 5,000 लिख दिए, दोनों मिलके हमारे पास कितना हो चुका है, 17,000 का बंटवारा हो चुका है। तो क्या अभी भी हमारे पास इतने पैसे हैं देने के लिए, पर्याप्त है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख पाएंगे कि 3,000, 2,400 और 1,800, कितना हो जा रहा है ये,
7,200। ठीक है, और आगे देखते हैं। आरएन पर ब्याज बच गया है तो इधर लिख देंगे आरएन, आरएन पर ब्याज। और ये तीनों से ले रहे हैं एबीसी, क्योंकि तीनों ने आरएन कर रखा है। कितना कितना है देखो, मैंने पहले इनर कॉलम में लिखा है, उसके बाद जब तीन तीन दो दो जने का होगा तो उसको इनर कॉलम में टोटल करके बाहर लिखेंगे। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 270, 180, 180। और एक तरह से देखा जाए तो 9 का पहाड़ा से 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। यानी कि 9 का पहाड़ा हमको 7 बार पढ़ना पड़ेगा। 9 सत्ते 63, कितना, हामिद का है 270। ये है मतलब ये इनके आहरण पर ब्याज की राशि है। ठीक है, तो इन सब का आप टोटल करेंगे, 18 हो गया। 36 और 27 को जोड़ोगे क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा। ठीक है, 63 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 630। ये तो था ही था, 630 रुपए का और क्या हो जाएगा, हमको एक्स्ट्रा लाभ हो जाएगा। सही है। अब हमारे पास बचा क्या, सारा कुछ हो गया। मैंने अब बच गया है, अनुपात की बात बाद में करेंगे। हमारा वेतन हो गया, कमीशन हो गया, पूंजी पर ब्याज हो गया, आहरण पर ब्याज हो गया। आहरण और पूंजी को नहीं लिखेंगे। अब बचा है अनुपात की बात, 3-2-1 की बात। अभी फिलहाल देखते हैं दोनों साइड का टोटल किधर भारी है। 35,660 में इसको जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 36,290, सॉरी 300, हाँ सॉरी 290 हो जाएगा। हो गया। और इधर भी लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो आप, 12, 5, कितना हो गया, 17 हो गया, 24,200 हो रहा है। तो अपन बोल सकते हैं कि 36,900, 290 में 24,000 कितना 200 में घटा देंगे, तो जो लाभ आएगा उसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो देखते हैं क्या आएगा, कितना आएगा, 12,090 आ गया। अब इस 12,090 को हम क्या करेंगे, तीनों पार्टनर्स में बांट देंगे। यहाँ पे लिखेंगे साझेदारों की पूंजी। जो भी पैसा बचेगा वो उनके पूंजी में क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफर। वही काम कर रहे हैं जो हम एक साझेदार, एक अकेला आदमी जब व्यवसाय करता है तो उनकी पूंजी में हम लाभ को लेके बांट देते हैं ना, जाके जोड़ देते हैं। सेम काम यहाँ पे, इस लाभ को बांटने के अलग अलग पहले इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद जो पैसा बच जाएगा उनके अनुपात में क्या करेंगे, बांटेंगे। तो अभी यहाँ पे हम लिख देते हैं ए, बी और सी। अब इस 12,090 को हमको कितने टुकड़े करने हैं, तो यहाँ पे इनका रेशियो क्या है, टोटल इनका, इन तीनों का टोटल जो है 6 हो रहा है। मतलब 12,090 को हमको 6 से भाग लगानी है। कितना आएगा, दो छह, 6 दूनी 12, 6 शून्य में 0, 6 एकम में 6, 3 6 5 30, 2015 में कितना हो जा रहा है, 2000। अब इस 2015 का 3 टुकड़े, ये तो एक टुकड़ा हुआ ना, 6 टुकड़े करने पर एक टुकड़ा हुआ, ऐसे ऐसे 3 टुकड़े ए को मिलेंगे, बी को कितना मिलेगा, 2 टुकड़ा मिलेगा, और सी को क्या मिलेगा, 1 टुकड़ा। समझ में आ गया। तो 2015 यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ, यहाँ पे लिखूंगा 2015, इसको 1 टुकड़ा देंगे, इसका डबल 4,030, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये 6,045। ओके, 12,000 का हमने क्या कर दिया, बंटवारा कर दिया। इतना इतना ही करना है और इसमें और कुछ नहीं है। मैं इसके आंसर को आपको दिखा सकता हूँ, क्या दिखा हूँ, आ गया भैया। चलो यहाँ पे है इसका आंसर। साइड बाई साइड इसको मैच भी करना जरूरी है, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि हमने जो बनाया है उस पे आप जो है बिलीव कर सकें। ठीक है, ये रहा। तो हमारा भी सेम था, हमने कहीं गड़बड़ी कर दिया क्या, उन्होंने यहाँ पे गड़बड़ी कर दिया, हमने नहीं किया। क्वेश्चन जो बोला था हमने उसे उस अकॉर्डिंग हमने बांटा था। इनका जो 12,000 आ रहा है ना,
हमारा कितना आया था, 12,060 आया था। वो 60 किस वजह से आया था? तो यहाँ पे क्वेश्चन में जबकि इन्होंने बताया हुआ वो है क्या, अगर इसको ऐसा देते ना 27, 270, 180 और 100, इसको 90 कर दिया था तो ठीक था। इन्होंने, लगता है आंसर, हाँ कोई बात नहीं, हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही बनाया है। तो ये ठीक है, तो इसी प्रकार से हमको बनाने रहेंगे। अब ये क्वेश्चन में अगर फेरबदल कर देना, आपके लिख देते, ये 12,000 आ जाएगा। और 12,000 को अगर आप क्या करेंगे, 6 टुकड़े करेंगे तो 2,000 का एक टुकड़ा हो गया। अब इस 2,000 में से 3 टुकड़ा करोगे तो 2 तिया 6,000, और फिर 2,000, 4,000 और 2,000। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, बंटवारा हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हमने सबसे टफेस्ट क्वेश्चन करा है, ऐसा देखा जाए तो। इससे कठिन क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा बहुत और आएगा, लेकिन वो इतना भी कठिन नहीं होगा। अगर आपने ये समझ लिया तो ये मान के चलिए कि आपने लगभग लगभग इस टाइप के क्वेश्चन का आपने 80% जो है सवाल बना लिया। जो 20% और इसकी वेराइटी होगी वो हम अलग अलग क्वेश्चन में आगे की क्लास में देखेंगे।